डियर स्टूडेंट्स, मैं सुमित सारस्वत ओजांग टाइम्स पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज की करंट न्यूज़ लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय समाज में महिलाओं को प्राचीन समय से ही प्रताड़ित किया जाता रहा है। लेकिन प्राचीन समय में अगर हम देखें तो जब पूर्व वैदिक काल था उस समय तक महिलाओं की स्थिति काफ़ी हद तक सुदृढ़ थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं की स्थिति और भी ज़्यादा दुर्लभ होती चली गई। बाद में गुप्त काल में थोड़ी सी स्थितियों में सुधार हुआ, लेकिन मध्यकाल में आकर स्त्रियों की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मतलब क्षतिग्रस्त होती चली गई। और अंग्रेजों के शासनकाल में तो ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगे। स्वतंत्रता के बाद स्थितियों में और भी ज़्यादा परिवर्तन आने लगा और अंत में आज की तिथि में अगर हम ध्यान से देखें तो हम यहाँ पर पाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा के लिए एक आदेश पारित किया है। और उस आदेश पारित करके सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शब्दों पर रोक लगाई है ताकि महिलाओं के सम्मान की रक्षा की जा सके। आप सभी जानते हैं कि महिला हमारे समाज का आधार स्तंभ हैं। वो एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक पत्नी के रूप में हमारे समाज को एक नई दिशा, एक नई सोच प्रदान करती हैं। हमारे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बराबर की भागीदार रहती हैं। ऐसी स्थितियों में महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया था। महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया किसी ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा के लिए कुछ शब्दों पर रोक लगा दी। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं से जुड़े किन शब्दों पर रोक लगाई और सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में क्या कहना है। हम डिटेल में यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ओजांग्स टाइम्स चैनल के माध्यम से आप सभी देख पा रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं से जुड़े इन शब्दों पर रोक लगाई है, जिसमें नाटक, पाखंड, अक्षम, निकम्मा, नौटंकी, लॉलीपॉप, अनपढ़, अनसन, तानाशाह, तानाशाही, भ्रष्ट, ड्रामा, शकुनी, जयचंद, लज्जित, धोखा, पाखंड, दुर्व्यवहार, बाल बुद्धि, विश्वासघात, ढिढोरा पीटना, बहरी सरकार, अराजकतावादी, विनाश पुरुष, खून से खेती, जुमलाजीवी, दोहरा चरित्र, इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं उनको रोक लगा दिया गया है। आगे की प्रक्रिया में अब हम जानेंगे कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे की प्रक्रिया अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर हमें पता चलना पड़ेगा कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया है महिलाओं के धर्म की सुरक्षा करने के लिए। तो आप लोग ध्यान से देखें, यहां पर आपको वो सारे शब्द देखने को मिलेंगे, वो सारी पद्धतियां आपको देखने को मिलेंगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार के कार्यक्रम यहां पर संचालित किए जा रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स जारी की है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे रिलीज्ड हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। बेसिकली इसका मकसद क्या था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका इस मकसद से कार्य किया। इस कदम का मकसद था अदालत में सुनवाई के दौरान ऐसे शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाना जो सालों से इस्तेमाल होते आ रहे हैं और ये स्टीरियोटाइप्स कहलाते हैं। स्टीरियोटाइप्ड का मतलब होता है उस चलन से जिसमें तार्किकता और संवेदनशीलता समय सापेक्ष नहीं होती है। अदालतों की बहसों में इस्तेमाल होने वाले टर्म को बदलने का मकसद लैंगिक संवेदनशीलता को सुनिश्चित करना है। कहा जाता है कि इन टर्मों के इस्तेमाल से भेदभाव वाले व्यवहार को वैधता मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने इन शब्दों को हटाकर इनकी जगह कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाएं इसकी लिस्ट भी जारी की है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में अपने कौन कौन से स्टेटमेंट दिए हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के कहने का मकसद ये है कि आज तक जिस तरह महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता रहा, जिस तरह महिलाओं के सामने अपने शब्दों को प्रयोग किया जाता रहा, पुरुषवादी समाज का जो अराजकतावादी दृश्य सामने आता रहा, उस दृश्य को किस प्रकार से परिवर्तित करने का सुप्रीम कोर्ट ने प्रयास किया है। आगे चलते हैं, हम लोग अगली स्लाइड पे आते हैं और बातचीत कर लेते हैं कि कोर्ट ने इस बारे में और क्या कहा है। कोर्ट ने इस बारे में यह भी कहा है कि स्टीरियोटाइपिंग होती क्या है।
सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर फोकस करना है स्टीरियोटाइपिंग पर। स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है और क्यों इसे बदलते हुए किन शब्दों के इस्तेमाल की ज़रूरत है। बेसिकली अगर हम अदालत के फैसलों, दलीलों, बहसों के दौरान इन शब्दों का इस्तेमाल जजों और वकीलों को करना होगा। आज तक क्या होता था कि जज और वकील महिलाओं के साथ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे वो शब्द वास्तव में प्रयुक्त होने लायक नहीं थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। आगे चलते हैं और जानते हैं कि क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। एक्चुअल में आप सभी जानते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ सिंह जी ने क्या कहा है। तो अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ सिंह जी के बारे में बातचीत करें तो इन्होंने कहा कि इस गाइड बुक का मकसद है कानून की भाषा और कोर्ट की सुनवाई के दौरान जो लैंगिक भेदभाव वाले शब्द इस्तेमाल होते रहे हैं उनकी पहचान करना और उनके इस्तेमाल पर रोक लगाना। यानी कानून की भाषा में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल लगातार किया जाता रहा है उस तरह के शब्दों पर रोक लगाई जाए और जो लैंगिक भेदभाव वाले शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी पहचान की जाए और उनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाए। आगे चलते हैं हम लोग और बात करते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ सिंह जी ने और क्या कहा। चंद्रचूड़ जी का कहना है कि इस हैंडबुक के आने से जेंडर स्टीरियोटाइपिंग पर रोक लगाने में जजों को मदद मिलेगी, साथ ही नए वैकल्पिक शब्दों को भी मुहैया कराया गया है। मुख्य न्यायाधीश का क्या कहना है। मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा है कि लीगल कम्युनिटी और जजों के सहयोग के लिए इसे बनाया गया है ताकि कानून के विषयों में महिलाओं को लेकर स्टीरियोटाइप को खत्म किया जा सके। बेसिकली ये हैंडबुक जजों और वकीलों के लिए है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये जो स्टीरियोटाइप है ये बुक किसके लिए है। जजों और वकीलों के लिए है ताकि वो महिलाओं के साथ किसी भी तरह का लैंगिक भेदभाव न करें। इस लैंगिक भेदभाव को रोकने के लिए इस हैंडबुक की प्रस्तावना में डीवाई चंद्रचूड़ सिंह जी द्वारा क्या लिखा गया है। इन्होंने कहा शब्द वो जरिया हैं जिसके सहारे कानून के मूल्यों का संचार किया जाता है और ये शब्द ही होते हैं जो कानून निर्माता या न्यायाधीश के इरादे देश तक पहुंचाते हैं। एक न्यायाधीश जिस भाषा का इस्तेमाल करता है वो न सिर्फ कानून की व्याख्या को दिखाता है बल्कि समाज को लेकर उनकी धारणा को भी बयां करता है। आप सभी जानते हैं कि कानून को हमारे भारत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और कानून से हमेशा उम्मीद की जाती है कि कानून के द्वारा जितने भी निर्णय लिए जाएंगे वो हमेशा सटीक होंगे। हालांकि हमारा कानून अंधा है लेकिन फिर भी कानून में आवश्यकता के अनुसार समय समय पर संशोधन किए जाते रहे हैं। लेकिन फिर भी जजों और वकीलों की जो प्रतिक्रियाएं हैं उन प्रतिक्रियाओं में पहले कोई भी बदलाव नहीं आया था। इसी प्रतिक्रिया में बदलाव लाने के उद्देश्य से इस डीवाई चंद्रचूड़ सिंह जी ने क्या किया कि एक नई बुक यहाँ पर प्रस्तुत की जिसको स्टीरियोटाइप कहा गया। बेसिकली ये कानून की व्याख्या को दिखा रहा है और समाज को लेकर जो नागरिकों की धारणा बनी हुई है उस धारणा को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा है। आगे चलते हैं और क्या कहा गया है। इसी साल मार्च में महिला दिवस के मौके पर चंद्रचूड़ सिंह जी ने क्या कहा था कि लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देने वाले शब्दों को हटाने पर काम चल रहा है। यानी आप सभी जानते होंगे कि मार्च में महिला दिवस मनाया गया था। मार्च में जब महिला दिवस मनाया गया उसी समय हमारे मुख्य न्यायाधीश जी ने स्टेटमेंट दिया था कि लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देने वाले जितने भी शब्द हैं उनको हटाने पर काम शुरू कर दिया गया है और जल्द ही एक गाइडलाइन जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अब बताया कि इस हैंडबुक पर काम कोविड के दौरान शुरू हुआ था। बेसिकली ये जो काम शुरू हो गया था इस बुक पर वो कोविड काल के दौरान शुरू हो गया था। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी प्रक्रिया आज से लगभग 3 वर्ष पहले ही प्रारंभ हो चुकी थी, अब जाकर ये अपने अस्तित्व में आ पाई है। हैंडबुक के लॉन्च के वक्त चंद्रचूड़ सिंह जी ने कहा इसका मकसद किसी फैसले पर संदेह करना या आलोचना करना नहीं है बल्कि स्टीरियोटाइपिंग खासकर औरतों को लेकर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को लेकर जागरूकता फैलाना है। हैंडबुक इस बात पर गौर करेगी कि स्टीरियोटाइप क्या है। तो यहाँ पर हैंडबुक को जब लॉन्च किया हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने उस समय उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया कि इसका जो मकसद है वो क्या है। किसी भी फैसले पर संदेह करना नहीं है, किसी भी फैसले की आलोचना करना नहीं है, लेकिन वास्तविकता में ये जो स्टीरियोटाइपिंग हो रही है खासकर महिलाओं को लेकर जिस तरह के शब्दों का प्रचलन किया जा रहा है इन शब्दों को लेकर जागरूकता लाने का प्रयास चल रहा है ताकि महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक भेदभाव को रोका जा सके।
इसी को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर बताया गया कौन से शब्द हैं जिन पर रोक लगाई गई है और विकल्प में क्या शब्द लाए गए हैं। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो शब्द कौन कौन से हैं। उनमें अडल्टरनेस यानी व्याभिचार। अडल्टरनेस यानी व्याभिचार का मतलब क्या होता है? शादी से बाहर किसी महिला का किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना। अगर कोई महिला शादी के पश्चात अपने पति के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाती है तो इसको व्याभिचार यानी अडल्टरनेस कहा जाता है। इस प्रकार के शब्दों का कोर्ट के द्वारा प्रयोग करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। एडल्टरी यानी अ वुमन हैविंग फिजिकल रिलेशन विद समवन आउटसाइड ऑफ मैरिज। अफेयर शादी से बाहर रिश्ता रखना। रिलेशनशिप आउटसाइड मैरिज। आप सभी जानते हैं कि अगर कोई महिला शादी से बाहर किसी भी पुरुष के साथ प्रेम संबंध रखती है तो उसे अफेयर कहा जाता है। तीसरा, बास्टर्ड यानी नाजायज, ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप ने शादी नहीं की थी। आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं कि आज हमारे समाज में लिव इन रिलेशनशिप का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान एक महिला और पुरुष एक अपने बीच शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं और एक बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन जब बच्चे की जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो माता और पिता दोनों द्वारा इनकार कर दिया जाता है। तो ऐसी महिला के लिए बास्टर्ड यानी नाजायज शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर न करके उनसे पैदा होने वाले बच्चों के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऐसे बच्चे जो एक अनैतिक संबंध के माध्यम से पैदा हुए हैं, ऐसे बच्चों को बास्टर्ड या नाजायज कहा जाता है। तो इस प्रकार के शब्दों को हमारे कोर्ट में प्रयोग करने पर रोक लगा दी गई है। आगे चलते हैं, यानी अ चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक। आगे बात करें बायोलॉजिकल सेक्स, बायोलॉजिकल पुरुष या मर्द। यानी आप सभी जानते हैं जन्म के समय जो लिंग होता है उसके आधार पर बायोलॉजिकल सेक्स या बायोलॉजिकल पुरुष या मर्द का डिस्कशन किया जाता है या फिर बताया जाता है कि ये बायोलॉजिकली पुरुष है या बायोलॉजिकली महिला है। आमतौर पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है हमारे तीसरे जेंडर यानी थर्ड जेंडर के लिए। इसके बाद यहां पर बॉर्न ए गर्ल, बॉय जन्म के वक्त लड़का या लड़की। तो बॉर्न अ गर्ल यानी आपने अगर किसी महिला ने किसी लड़के या लड़की को जन्म दिया है तो ऐसी स्थिति में यहां पर ध्यान रखना है कि ऐसी महिला के लिए बॉर्न अ गर्ल शब्द का प्रयोग अनुचित माना जाएगा। आगे करियर विमेन, करियर विमेन यानी महिला। वुमेन और वुमेन। कर्नल इंटरकोर्स यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब आप जानते हैं एक तरीके से महिला और पुरुष के बीच या पुरुष और पुरुष के बीच और या महिला और महिलाओं के बीच संबंध बनाया जाना। इसके बाद चेस्ट वीमेन यानी वर्जिन महिला। तो चेस्ट वीमेन यानी वर्जिन वुमेन जो होती हैं उनके लिए चेस्ट वीमेन शब्द यूज किया जाता है। इन शब्दों पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे चलते हैं और कौन से शब्द यहां पर प्रतिबंधित किए गए हैं। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, बच्चा जिसकी तस्करी की गई हो, यानी ऐसा बच्चा जिसकी तस्करी की गई हो, यानी एक स्थान से खरीदकर उसे कहीं और बेच दिया गया हो या कहीं से चुरा कर उसे बेच दिया गया हो, उस बच्चे के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट। तो ऐसे शब्दों के प्रयोग पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। ड्यूटीफुल वाइफ, गुड वाइफ, यानी ड्यूटीफुल वाइफ या गुड वाइफ। तो एक महिला जो कामकाजी है उस कामकाजी महिला को हम लोग ड्यूटीफुल वाइफ कहते हैं या कामकाजी महिला कहते हैं। दरअसल एक पति द्वारा अपनी पत्नी को ड्यूटीफुल वाइफ कह करके नहीं पुकारा जाएगा। अगर ऐसा कहा जाता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा ईव टीजिंग यानी स्ट्रीट सेक्सुअल हैरासमेंट। किसी भी महिला का स्ट्रीट सेक्सुअल यानी गली मोहल्ले में रहने वाले लोगों के द्वारा जो सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है उसके साथ छेड़खानी की जाती है और इसी छेड़खानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय में या किसी भी उच्च न्यायालय में या किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है ईव टीजिंग तो इसको भी प्रतिबंधित किया गया है। फगट, व्यक्ति जो है उसे वैसे ही बयां किया जाए जैसे होमोसेक्सुअल या बायोसेक्सुअल। तो
यहाँ पर क्या होता है कि बायोलॉजिकल सेक्सुअल में महिला और पुरुष दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फगट शब्द प्रयोग किया गया है, जो जिसमें महिला को महिला कहा जाएगा, पुरुष को पुरुष कहा जाएगा, अगर उसे फगट कहा जाता है तो ऐसे शब्दों पर प्रतिबंध सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगा दिया गया है। फॉलेन वीमन यानी खराब चरित्र वाली महिला, एक ऐसी महिला जिसके अपने पति के अतिरिक्त कई अन्य पुरुषों से संबंध होते हैं, या फिर एक ऐसी महिला जिसके कई सारे प्रेमी होते हैं, तो ऐसी महिला को यहाँ पर फॉलेन वीमेन कहा जाता है। तो अब किसी भी महिला के लिए जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलाया जा रहा है, ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी कि फॉलेन वीमेन शब्द का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे चलते हैं। फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स, जिसको मेस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। मेस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स जैसे शब्द फोर्सिबल रेप यानी जबरदस्ती रेप करना, हेयर लॉट यानी पैसे के बदले सेक्स करने पर मजबूर महिलाएं। तो आपने देखा होगा किसी भी महिला के साथ अगर जबरदस्ती रेप किया जाता है, उसकी इच्छा के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए जाते हैं, तो इस प्रकार के कार्यक्रमों पर या इस प्रकार के क्रियाकलापों पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में या भारत की किसी भी न्यायालय में जिस महिला के साथ इस तरह का रेप हुआ है, उसके लिए फोर्सिबल रेप शब्द का यूज नहीं किया जाएगा। हेयर लॉट यानी अगर कोई महिला पैसे लेकर के किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती है और इस दौरान वो पकड़ी जाती है, उसे न्यायालय में पेश किया जाता है, तो ऐसी महिला के लिए हेयर लॉट शब्द का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है। हर्माफ्रोडाइट यानी द्विलिंगी, इंटरसेक्स। आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में एक थर्ड जेंडर भी होता है, जिसमें आप सभी जानते हैं जिनको हम सामान्य तौर पर क्या कहते हैं, थर्ड जेंडर को, ना वो पुरुष हैं ना वो पूरी तरीके से महिला हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई बहुत सारे ऐसे पुरुष या महिला होते हैं जिनके अंदर पुरुष और महिला दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ऐसे पुरुष या महिला दोनों के लक्षण पाए जाने वाले व्यक्तियों के लिए जो हर्माफ्रोडाइट शब्द प्रयोग किया जाता है या द्विलिंगी शब्द प्रयोग किया जाता है, इसको माननीय न्यायालय ने प्रतिबंधित कर दिया है। हुक्कर यानी वेश्या। आप सभी जानते हैं कि अभी तक हमारे संविधान में किसी भी महिलाओं को या किसी भी स्थान को सेक्स करने के लिए छूट प्रदान नहीं की गई है। अगर इस प्रकार का अपराध किया जाता है तो इसे अपराध के दायरे में रखा जाता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय कितनी भी कमान कस ले, लेकिन फिर भी इस तरह की प्रक्रियाएं हमारे समाज में चलती रहती हैं। इस प्रकार की प्रक्रियाओं को रोकने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। यौन कर्मियों को शिक्षित भी किया जा रहा है, लेकिन यौन कर्मी अपने आप में सुधार महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वो इससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर वो किसी कोर्ट में पेश किए जाते हैं तो इस दौरान उनके लिए हुक्कर शब्द यानी वेश्या शब्द का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई पुरुष अपनी महिला के लिए हाउसवाइफ शब्द का प्रयोग करता है तो हाउसवाइफ शब्द का प्रयोग करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, इंडियन वीमेन, वेस्टर्न वीमेन। तो आपको ध्यान रखना है कि अब इंडियन वीमेन को वेस्टर्न वीमेन कह करके प्रतिबंधित नहीं किया, वेस्टर्न वीमेन कह करके उस महिला को प्रचलित नहीं किया जाएगा, यानी वेस्टर्न वीमेन कहना या किसी महिला का ओपन माइंडेड होने पर उसको वेस्टर्न वीमेन कहना अपराध माना जाएगा। इसी प्रकार से हॉर यानी वेश्या। हॉर यानी वेश्या का मतलब है एक ऐसी महिला जो प्रोस्टिट्यूटेड है, यानी कि जो वेश्यावृत्ति की क्रियाकलाप करती है। ऐसी महिला के लिए माननीय न्यायालय में इन शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। आगे चलते हैं। अनैतिक महिला, किसी सामान्य महिला को जो कि किसी भी गलत प्रकार के क्रियाकलापों में इन्वॉल्व है, उसको अनैतिक महिला या इमोरल वुमेन कहकर प्रतिबंधित किया गया है। ट्रांससेक्सुअल यानी ट्रांसजेंडर किसी को नहीं कहा जाएगा, ट्रांसजेंडर की बजाय उनको ट्रांसवेस्टाइट कहा जाएगा, यानी कि क्रॉस ड्रेसर कहा जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई महिला जो कि अनवेड मदर है, यानी कि बिन ब्याही माँ है, आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में ऐसी कई सारी प्रक्रियाएं प्रचलित हैं जिसके तहत लिव इन रिलेशनशिप जैसी प्रक्रियाएं प्रचलित होती चली जा रही हैं। इन प्रक्रियाओं पर रोक लगाने के लिए हमारे समाज में क्या किया जाता है, महिला जो बच्चियां हैं वो अपने बराबर पढ़ने वाले या अपने साथियों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करती हैं, और इस प्रक्रिया में जब वो माँ बन जाती हैं तो ऐसी स्थिति में
जब उनका विवाह नहीं हुआ है तो फिर उनको अनवेड मदर कहा जाता है। तो अब ऐसी बच्चियों को अनवेड मदर कहने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंध लगा दिया है। आगे चलते हैं अपनी अगली स्लाइड में। स्लट, किसी भी महिला को स्लट नहीं कहा जाएगा। सेक्स चेंज, सेक्स रीअसाइनमेंट या जेंडर ट्रांजिशन, अगर किसी महिला के द्वारा अपना जेंडर ट्रांजिट कराया गया है, यानी महिला ने पुरुष जेंडर में अपने आप को ट्रांजिट किया है, किसी पुरुष के द्वारा महिला जेंडर में अपने आप को ट्रांजिट किया गया है, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को सेक्स चेंज नहीं कहा जाएगा। ऐसी महिला जो कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए दूसरी महिला को लुभाती है, जिन्हें सिडक्टर्स कहा जाता है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिडक्टर्स शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी अविवाहित महिला को स्पिन सटर कहकर यहाँ पर पुकारा नहीं जाएगा। ये शब्द माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। आगे चलते हैं। प्रोवेक्टिव क्लॉथिंग ड्रेस, यानी भड़काऊ कपड़े पहनने वाली महिलाओं को प्रोवेक्टिव क्लॉथिंग के नाम से नहीं जाना जाएगा। यानी अगर कोई महिला भड़काऊ कपड़े पहनती है तो तब भी उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रोवेक्टिव क्लॉथिंग ड्रेस कह करके प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। अगर कोई महिला शादी से बाहर किसी महिला का किसी पुरुष के साथ रोमांटिक या शारीरिक संबंध होता है तो उसको मिस्ट्रेस नहीं कहा जाएगा। ऐसा करना कानूनी तौर पर अपराध माना जाएगा। मैरिजेबल एज, यानी शादी योग्य उम्र, महिला जिसकी कानून के हिसाब से शादी योग्य उम्र हो गई हो, उस महिला को मैरिजेबल एज का कहा जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। आगे चलते हैं हम लोग। इसी क्रम में मैंने आज की क्लास में आप लोगों को थोड़ा सा बहुत तेजी से यहाँ पर बातचीत की है। बेसिकली आज के कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि ओजांग टाइम्स पर हम इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर के आएंगे। प्रतिदिन आपको एक नई टॉपिक पर एक वीडियो देखने को मिलेगा। इसी दौरान मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना भी देना चाहूँगा कि जीएस प्रीलिम्स क्रैक करने का श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है ओजांग सर का, जिसको आरएफआर मेथड के माध्यम से तैयार किया गया है। आरएफआर का मतलब है रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स। आप इस बैच में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यहां 12,000 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और ये बैच लगातार 8 महीने तक चलने वाला है। इस बैच में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी और करंट अफेयर्स की भी तैयारी करवाएंगे। इन सभी प्रश्नों का अभ्यास हम आपको इतनी गंभीरता से करवाएंगे जैसे कि 2022-2023 की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों की तैयारी करने के बाद हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो या तो निश्चित तौर पर यहीं से शामिल होंगे या फिर इन्हीं प्रश्नों में से फ्रेम किए गए होंगे। ऐसे में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हमने ये नया बैच लॉन्च किया है, जिसको प्रीलिम फाइटर्स बैच या आरएफआर बैच का नाम दिया गया है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि ये बैच हमने स्टार्ट कर दिया है प्रॉपरली। इस बैच की डेमो क्लासेस को आप यूट्यूब चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो आप सभी हमारे साथ इस बैच में जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं 8750711100/22/33/44। इसकी हमने फीस सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए मात्र मामूली रखी है और इसकी फीस है मात्र 2199 रुपये। यानी आपको 8 महीने की तैयारी, आपकी प्रीलिम्स परीक्षा तक की तैयारी केवल आपको 2199 रुपये में कराई जा रही है, ताकि प्रत्येक गरीब से गरीब बच्चा भी इस कार्यक्रम का लाभ उठाकर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप सबको मेरी तरफ से उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं।